depend on agriculture. Cotton, jute, silk, woolen textiles, sugar and edible oils etc. industry are based on agriculture raw materials. उन्हीं में से एक हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एक्यूपाई यूनिक पोजीशंस इन द इंडियन इकोनॉमिक. जो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी एक पोजीशन यूनिक है. यूनिक मतलब एक स्पेशल पोजीशन है हमारी इकोनॉमिक में. इसका बहुत बड़ा रोल है. क्यों है? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको बनाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. यानी रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल बनाने में इंडस्ट्री का एक रोल होता है. सिर्फ रॉ मटेरियल से ही हम अपना सक्सेस नहीं गेट कर सकते हैं. सेकंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्योंकि जब रोज़गार मिलेगा, वर्कर्स हो या फार्मर्स दोनों को ही रोज़गार मिलता है इसके अंदर. एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की, जैसे कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स करने से जो हमें प्रॉफिट होता है. तो ये सारा एक इकोनॉमिक डेवलप करने में और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ लाइंट कहलाती हैं क्योंकि ये कंप्लीट चेन को कंप्लीट करती हैं. जैसे फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, और हाईएस्ट वैल्यू यानी जब हम उसको बिल्कुल पक्का माल में चेंज कर देते हैं, प्रिपेयर्ड कर लेते हैं, तो टोटल जो एक चेन चल रही होती है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही होती है, वो हम कंप्लीट करते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमें पेन बनाना है. पेन बनाने के लिए हम रिफ़िल बना सकते हैं, लेकिन चलो हम टेक्निक की कमी की वजह से उसकी बॉडी नहीं बना सकते. तो हम उसे चाइना से क्या करेंगे? चाइना से हम उसको इम्पोर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम उस टेक्निक की कमी से हमें अपना करना पड़ा. तो दैट मीन्स कि हम उसमें सेल्फ रिलायंट नहीं है. लेकिन एक ये ऐसी कंट्री है जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी है जो सेल्फ रिलायंट है, जो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करती है रॉ मटेरियल से लेकर हाईएस्ट वैल्यू तक. इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे. फाइबर प्रोडक्शन जिसे हम कहते हैं रॉ फाइबर, और जो कॉटन बॉल होती हैं वो हमारा रॉ फाइबर हो गया. अब उससे क्या होता है? स्पिनिंग. यानी स्पिनिंग करने के बाद यान बनाया जाता है चरखे से, जो घुमा के हाथों से करते हैं, उससे धागा बनाया जाता है. फिर उससे वीविंग और नीटिंग की जाती है, यानी बुनाई की जाती है. उससे कपड़ा बनाया जाता है, फैब्रिक बनाया जाता है. डाइंग एंड फिनिशिंग की जाती है, यानी कलरिंग की जाती है उसको. फिर उससे कपड़ा बनाया जाता है, गारमेंट्स. यानी जो एक कॉटन की बॉल थी और उस फूल से, कॉटन के फूल से जो आपने शर्ट या टी शर्ट पहन रखी है, उससे लेकर जो पूरा प्रोसेस है, कॉटन बॉल से लेकर आपकी शर्ट बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, यानी वैल्यू एडिशंस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक वैल्यू एडिशंस करने में, पूरी चेन को कंप्लीट करने में सेल्फ रिलायंट है. वो खुद सारे वर्क कर सकता है. तो इसीलिए हम कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल. टेक्सटाइल के अंदर ही अब हम फर्स्ट बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल की. कॉटन हमारा जो इंडस्ट्री है वो एंशियंट इंडियन टाइम से ही है और पुराने समय से ही है. कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. जो भी प्रोड्यूस होता था कॉटन टेक्सटाइल के अंदर, वो हाथ के स्पिनिंग करने से, या हाथ के चरखे जो चलाए जाते थे, जो उससे स्पिनिंग करके धागा बनता था, या हैंडलूम वीविंग यानी बुनाई की जाती थी. तो ये दोनों मेन रोल प्ले करते हैं प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्ट होता था और पुराने समय में. लेकिन आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स कम इन टू यूज़. अब पावर लूम्स आने लगी, यानी जो मशीन्स थी, टेक्निक्स, जो हाथों के अलावा पावर यानी बिजली से, लाइट से चलती थी, तो पावर लूम्स भी आने लग गई थी. बट फिर भी आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफ़र अ सेटबैक. फिर भी वो कहें हम इतना सक्सेस नहीं थी. उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. कॉलोनियल पीरियड यानी जब ब्रिटिश ने, गवर्नमेंट ने हमें गुलाम बनाया हुआ था. बिकॉज दे कुड नॉट कॉम्पीट विद द मील मेड. क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज़ थी वो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर सकती थी इंग्लैंड के बने हुए जो मील में बनता था, उनका जो कपड़ा बनता था, उससे हम लोग बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर सकते थे. इसीलिए जो फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज स्थापित हुई थी या इस्टेब्लिश हुई थी, मुंबई में हुई थी और 1854 में हुई थी. द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फाउट इन यूरोप. यूरोप में दो युद्ध हुए थे और इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी. इंडिया उस टाइम पे ब्रिटिश के
गुलाम थी। देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, यूके में डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे कपड़े की, और इसीलिए दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और इसीलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यहाँ पे डेवलपमेंट होने का एक टाइम मिला और उसकी डिमांड भी बढ़ी। इन द अर्ली ईयर्स, अगर हम अर्ली ईयर्स पुराने टाइम की बात करें, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेट इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो कंसनट्रेट जो मेन कॉटन का जो टेक्सटाइल हुआ था, जो वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई थी, महाराष्ट्र गुजरात में पहले हुई। और वो क्यों हुई स्टूडेंट? क्योंकि availability of raw cotton market, transport including accessible port facility, labor, moist climate etc. यानी महाराष्ट्र और गुजरात में अगर ये इंडस्ट्री वहाँ पे लगी तो इसके रीज़न था कि वहाँ कच्चा माल मिल सकता था। जैसे सॉइल चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कुछ टाइप ऑफ सॉइल्स होती हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है तो उसमें रॉ कॉटन हम मेजर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाती है उसकी वजह से यहाँ रॉ कॉटन आराम से ईजिली मिल जाता है, मार्केट यहाँ पे ईजिली मिल जाती हैं जिससे कि उसको वहाँ तक सप्लाई करा जा सके। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इंक्लूड है, और पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, समुद्र से जो लगे हुए पोर्ट हैं वहाँ पर बंदरगाह बने हुए हैं, वो भी पहुँच है वहाँ पर उनकी, एसेसिबल है ट्रांसपोर्ट वहाँ तक। लेबर जो है वो स्किल लेबर वहाँ पे मिल जाता है जो वो ईजिली एक वर्क कर सकता है। मॉइस्ट क्लाइमेट है, यानी जो क्लाइमेट का जो चाहिए उस टाइम पे रॉ कॉटन के लिए वो वहाँ पे है, फेवरेबल है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होने की वजह से सेंट्रल जो कंसनट्रेटेड है वो मेन कहाँ पर है, कॉटन ग्रोइंग का महाराष्ट्र और गुजरात में, एंड कंट्रीब्यूट टूवर्ड इट्स लोकलाइजेशंस। तो इस लोकलाइजेशन का कंट्रीब्यूट है बहुत। द इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स। अब इंडस्ट्री जो होती है उनका बहुत क्लोज लिंक होता है एग्रीकल्चर से, और एग्रीकल्चर से लिंक होने की वजह से क्यों? क्योंकि वहाँ से रॉ मटेरियल मिलता है। तो इंडस्ट्री साथ साथ रॉ मटेरियल तो लेती हैं, साथ साथ प्रोवाइड क्या करती हैं फार्मर्स को, बहुत सारा जैसे रॉ मटेरियल ले रही हैं तो इससे उनको पैसा मिलता है तो उनको फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसके बाद हम कह सकते हैं इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स एंगेज इन गिनिंग स्पिनिंग वीविंग। जो स्पिनिंग गिविंग जो करने का जो प्रोसेस होता था तो वर्कर्स को उसमें क्या मिलता था, रोल मिलता था, यानी जॉब मिलती थी। जॉब मिलने की वजह से क्या होता है कि जो वर्कर्स थे उनको इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती थी अलग अलग टाइप के काम करने के लिए। तो वर्कर्स और फार्मर्स दोनों को ही हम बोल सकते हैं कि जॉब मिल जाती थी काम करने के लिए। तो इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी और इंडस्ट्री में इंक्रीज़ होता था प्रोडक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड स्विंग। ये सारा प्रोसेस ईजिली हो जाता था और वर्कर्स इनको स्पेसिफाई करते थे अपने अपने लेवल पे। इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। अब ये इंडस्ट्री सिर्फ वर्कर्स और फार्मर को ही जॉब नहीं देती थी, साथ में अदर्स जो दूसरी डिमांड थी, दूसरी इंडस्ट्री थी, उनको भी जॉब देती थी। कैसे? क्योंकि कुछ केमिकल्स बनाने हैं, डाई बनाने हैं, या पैकेजिंग करनी है, मटेरियल बनाना है, या इंजीनियरिंग वर्क करना है, तो दूसरी इंडस्ट्री भी इस इंडस्ट्री से अंगेज हो जाती थी। उनको भी डेवलप करने का रोल है और उनको भी मौका मिल जाता था। स्पिनिंग वाइल स्पिनिंग कॉन्टिन्यू टू बी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। मेन जो सेंट्रलाइज किया गया है वो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु में किया गया है। अभी बताया था आपको क्यों, क्योंकि वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है क्लाइमेट की। और वीविंग जो है वो डिसेंट्रलाइज है, यानी वो सेंट्रलाइज नहीं है कि भाई वो गुजरात में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में ही हम लोग कर सकते हैं बुनाई का काम। नहीं, वो तो एक स्पेसिफाई किसी फील्ड में किसी भी प्लेस में की जा सकती है। वहाँ स्किल, ट्रेडिशन स्किल चाहिए। जैसे कि बनारसी साड़ी है, अगर उस पर कोई बनारस में जो स्पेशल है, जो कुछ इस काम को जानते हैं वही लोग तो कर सकते हैं, तो वो तो गुजरात और महाराष्ट्र, तमिलनाडु में नहीं पॉसिबल ना। तो ये तो डिसेंट्रलाइज भी प्रोवाइड हो सकता है इन कोऑपरेटिव ट्रेडिशन स्किल्स, यानी जिसके पास ये स्किल है डिज़ाइनिंग और वीविंग का, कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडिंग एट्सेट्रा, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। तो उसको हम सेंट्रलाइज में नहीं कर सकते। तो सेंट्रलाइज तो वही हो गया जहाँ उसका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन होता है और जहाँ पे उसकी फैसिलिटी होती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज होती है वीविंग, यानी वीविंग कहीं भी हो सकती है जहाँ पे ट्रेडिशनल स्किल होता है, जहाँ पे वो इस स्पेसिफाई वर्क को करने में एक्सपर्ट होते हैं।
तो ये मतलब था डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग। इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड के अंदर जिसको कहते हैं बहुत बेस्ट पोजीशन है स्पिनिंग करने में, यानी जो उसका धागा है वो बेस्ट माना जाता है। बट वीविंग सप्लाई लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, लेकिन फैब्रिक की जो क्वालिटी है बुनाई के बाद जो कपड़ा बनता है उसकी क्वालिटी बहुत लो है। यानी धागा तो बहुत उच्च वर्ल्ड के अंदर माना जाता है और उसकी जो एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन वीविंग के बाद जो कपड़ा बनता है उसकी क्वालिटी को लो माना जाता है। इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस इन द कंट्री। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। तो हाई क्वालिटी यार्न तो प्रोड्यूस होता है कंट्री के अंदर, एंड वीविंग भी की जाती है, चाहे वो हैंडलूम से की जाए, पावरलूम से की जाए, मिल्स में, सब तरीके से की जाती है। बट हमारा जो यार्न है, जो धागा है, उसकी ही क्वालिटी को बेस्ट माना जाता है। हैंड स्पन खादी प्रोड्यूस प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा हैंड स्पन जो होता है खादी, वो क्या प्रोवाइड करता है? एक तो एम्प्लॉयमेंट देता है वीवर्स को जो बुनाई का काम करते हैं। तो खादी के कपड़े की वजह से अगर हाथों से काम करेंगे तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्योंकि ये तो हाथों के एक्सपर्ट जो वीवर्स होते हैं वो ही कर सकते हैं। इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि वो अपने घर में ही छोटे छोटे यूनिट्स में काम कर सकते हैं। वाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? तो वो महात्मा गांधी क्यों जोर डालते थे स्पिनिंग यार्न पर या वीविंग खादी पे? वो क्योंकि चाहते थे हम लोग स्वदेशी पहने, स्वदेशी जैसे खादी है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते थे, इसीलिए वो ज़्यादा प्रेशर डालते थे कि भाई, और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, यानी हम स्वदेशी चीज़ों को यूज़ करें और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वीवर्स को। तो ये दोनों रीज़न थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी ज़्यादा एम्फेसिस करते थे स्पिनिंग यार्न बनाने में या खादी वीविंग करने में। नेक्स्ट है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मेल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम? ये इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी कंट्री में कि जो मेल सेक्टर है वो लोअर रहे, जबकि पावर लूम और हैंडलूम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे? क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, स्टूडेंट, जो हैंडलूम है, जो हाथों से मतलब काम किया जाता है, या पावर लूम से भी किया जाता है, इससे बहुत सारे लोगों को जनरेट होता है रोज़गार, यानी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मील में अगर वही काम मशीन से होगा तो वो कम लोगों की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, जिससे बहुत सारे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए इंडिया के अंदर स्पेशल, इस कंट्री के अंदर स्पेशल जो पावर ज़्यादा है वो पावर लूम और हैंडलूम को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दी गई।